Now, spherical mirrors. गोलीय दर्पण, ठीक है. The mirrors which are part of hollow shiny spheres. These may be convex or concave in nature. जो किसी हॉलो शाइनी स्फीयर का पार्ट हो, ऐसे मिरर को स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है. ये कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकते हैं या कॉन्केव मिरर भी हो सकते हैं. अब देखिए, अगर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा आप अपने लेफ्ट पे ही रखेंगे. रिफ्लेक्टिंग लाइट हमेशा इधर से ही आएगी, इधर से नहीं आएगी. लाइट हमेशा किधर से आएगी? लेफ्ट साइड से लाइट. और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड इन हो, कैसी हो, उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉन्केव मिरर. द मिरर whose reflecting surface is bulged in. Convex mirror. The mirror जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउट हो, लाइट इस पर पड़े तो इधर चली जाए, उसमें बल्ज इन है. लाइट ऐसे पड़ रही तो ऐसे चली गई, इसमें बल्ज आउट. ना स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल वर्ड जरूर यूज करिए. whose reflecting surface is bulged out. ये bulged out और ये bulged out. Now, Aditya, center of curvature define करो. Spherical mirrors are part of a hollow sphere, and the center of the hollow sphere is known as center. Pole. Pole. A geometric center of a spherical mirror is called pole. Spherical mirrors क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर हमेशा किसी एक हॉलो शाइनी चीज को काट कर बनाए जाते हैं. अगर हम काट के बनाएंगे तो इसका जो सेंटर, ये तो हमने मिरर निकाल लिया, यहाँ से कट कर लिया, ये हिस्सा हमारा अलग हो गया, ठीक है. इट इज कट एंड रिमूव, लेकिन सेंटर तो कहीं और है. स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ सम हॉलो स्फीयर. ये किसी न किसी हॉलो स्फीयर के पार्ट हैं, और उसका जो भी सेंटर होगा, उस सेंटर को क्या कहेंगे? वैसे मैंने कट करके निकाल लिया, तो इसका जो सेंटर होगा, दैट सेंटर ऑफ दैट स्फीयर is called center of, फिर से समझोगा. देखिए, ये जो कर्व है इसे कर्वेचर कहेंगे.
ये क्या चीज है? कर्वेचर। इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ना। तो दिस स्फेरिकल मिरर, इट इज ए पार्ट ऑफ सम स्फीयर एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल। उस सेंटर को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज, सेंटेंस पूरा करो पलट। जो कॉन्वेक्स मिरर है इनमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करता है? आप बताइए। ठीक है, इट लाइज, ये पीछे लाई करेगा क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इट लाइज बिहाइंड द मिरर वाइल, जबकि अंकुर आगे का सेंटेंस बोलिए। वाइल आदित्य While in concave mirror, the center of curvature lies in front of it. इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, जबकि अगर हम देखें ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे होगा कि पीछे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड में ही तो होगा। ये देखो, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इसमें कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर। सही है। वाइल इन कॉनकेव मिरर इट लाइज बिहाइंड द मिरर। पोल, लक्षिता, व्हाट इज पोल? Sir, the straight line passing. ये अच्छा, इट इज सो फैसिनेटिंग। हाँ बोलो सरोज। The geometrical center of the spherical mirror is called. ज्योमेट्रिकल सेंटर, मान लीजिए मिरर है तो इसी में ये जो इसका ये सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसको आप छू भी सकते हो मिरर। चाहे अगर ऐसे तो भी छू सकते हो, ऐसे तो भी छू सकते हो। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ, उसी में यहाँ पर कहीं आप एक बिंदी लगा दो जहाँ पर भी होगा। नहीं तो लिखो, Sir, जो concave mirrors में वो mirror की ahead होगा. ऐड नहीं होगा, उसी सरफेस पर। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। ये किस पे लाई करेगा? बोलो। Center of curvature में. अच्छा, उसमें गड़बड़ लिख दिया, अभी ठीक कर देता। गड़बड़ लिख दी ना। कॉनकेव में क्या लिख दिया बताओ? बिहाइंड लिख दिया। बिहाइंड तो नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ लिखो। क्या लिखोगे? इन फ्रंट में लाई करना, नहीं इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब देखो इसमें देखिए कि पोल कहाँ होगा? इट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। मैं ज्योमेट्रिकल सेंटर क्यों कह रहा हूं? बहुत सारे डायामीटर को मिला लो तो उनका सेंटर कहाँ पड़ेगा? यही पड़ेगा। इस वजह से इसे क्या कहा गया? ज्यामितीय केंद्र। किसी गोली दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को उसका पोल या ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ध्रुव। सो ज्योमेट्रिक सेंटर, और ये कहाँ लाई करेगा? इट लाइज ऑन सरफेस ऑफ मिरर। पोल कहाँ लाई करेगा? बोलो। सरफेस ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब समझिए दीदी। अगर आपको कहा जाए बोलो इस रेक्टेंगल का बनाओ तो डायगोनल को मिला दो, वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। ऐसे इसमें भी इज कॉल्ड पोल। इट लाइज ऑन सरफेस ऑफ नाउ ज्योत्सना अपर्चर। अपर्चर बताओ। अपर्चर का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास एक मिरर है तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द मिरर, या ये कह सकते हो द साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। फिर से समझिए, मान लीजिए ये हमारा एक यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, इससे यहाँ तक की जो लेंथ है इसको कहते हैं ओपनिंग ऑफ मिरर। अगर कैमरा होगा
तुम्हारे हाथ में क्लिक करने वाला कैमरा तो इतनी ही तो ओपनिंग रखोगी, पीछे भले ही मिरर ऐसा हो लेकिन ओपनिंग तो इतनी रखोगी। तो क्या कहा जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। डायमीटर के अपोजिट एंड के बीच की जो डिस्टेंस उसे क्या कहोगी, ये चीज अपर्चर। और यहाँ पर भी क्या अपर्चर होगा बोलो, ये चीज क्या कहलाएगी, इसी को किसी कैमरे में ओपनिंग भी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन of mirror is called aperture. It is also called opening of the mirror. आगे की बात। Now, that is Sneha Tiwari, radius of curvature. बोलो। The distance between center of curvature and pole. ये बात सही है, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, ये पोल है, और इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड, सही बता दिया, सही है। हाँ, So aperture की definition ये भी तो सकते हैं, the diameter of the reflecting surface of this spherical mirror. अब डायमीटर ही तो ऐसा है, अगर हम देखें तो क्या पता वो बहुत बड़े का हिस्सा हो, तो कुछ लोग उसके डायमीटर को ये डायमीटर ना ले लें, इसमें करके तो कोई डायमीटर नहीं, क्योंकि ये सरफेस कोई प्लेन सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, 3D है। इसमें अगर आपसे कोई कहा जाए डायमीटर लो तो लोग फिर इसी का लेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इसमें से डायमेट्रिकली अपोजिट एंड का मतलब है कि द डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से यहाँ तक, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड जो होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड, डायमीटर बोलने पे फिर कुछ लोग इसका भी ले सकते हैं, ऐसा ही लिखा है तो यही लिखो डेफिनेशन, ठीक है। ये अपीलिंग भी है और प्रूव्ड भी है। अभी देखो उन्होंने बहुत अच्छी बात बता दी, क्या बताई, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। is called it is denoted by इसे R से डिनोट करते हैं। इसकी बात समझ में आ गई? तो देखो हमने इसे R से डिनोट किया। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आयुषी इन केस ऑफ concave mirror lies in front of it, while in case of convex mirror it lies behind the mirror। सही, जो R है lies in front of concave mirror, while in convex mirror it is behind the mirror। जब आप सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएगी ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ डेफिनेशन वाली लाइन लिखो, कोई फालतू की चीज नहीं लिखनी, बट ये जानकारी के लिए। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज इंद्रजीत, व्हाट डज इट मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस? मुख्य अक्ष से तुम क्या समझते हो? की बात पूजा, The line passing through center of curvature and pole. सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द एक्सिस पासिंग थ्रू
that is principal axis. Center of curvature and ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगी. दिस इज P, दिस इज C, और इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल. लाइट हमेशा इधर से आएगी, कभी इधर ऐसे डॉटेड नहीं करना. डॉटेड वाला काम उधर ही होगा, चाहे इधर किसी भी नेचर का हो. डॉटेड इस तरीके से पॉलिशिंग का काम इधर ही होगा. देखो कॉनकेव भी बना दिया, कॉन्वेक्स भी बना दिया. तो कॉन्वेक्स के केस में ये C हो गया, ये P हो गया, और ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस. सही है. Now, Aditi, what does it mean by marginal rays and what does it mean by paraxial rays? The rays, जो मार्जिनलाइजेशन का मतलब समझती है, जो चीज़ हाशिए पे चली गई, किसी को मार्जिनलाइज कर दिया, कुछ ऐसी पुअर जो कम्युनिटी होती है लोगों ने मार्जिनलाइज कर देती है. जैसे तुम्हारी कॉपी में भी मार्जिन या हाशिया एक किनारे पे बना हुआ. तो द रेज विच आर फार फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड मार्जिनल रेज. इसे क्या कहेंगे? Marginal rays. और जो इसके क्लोज हो उन्हें क्या कहेंगे? पार एक्सियल रेज. सही है. नाउ मार्जिनल रेज का क्या मतलब है? ये जो रे दूर हो वो क्या कहलाएंगे? मार्जिनल रे. ये भी मार्जिनल. The rays far from principal axis and parallel to it. उसे मार्जिनल रेस कहेंगे. जबकि पार का मतलब उसके साथ साथ चले और पास भी हो. एक्सिस के पास पार एक्सियल रेस. The rays near to principal axis and parallel to it. तो अगर मान लीजिए इसके पास पास ऐसे ऐसे चल रही है, तब इन्हें क्या कहें? इनको कहेंगे पार एक्सियल रेज. अब देखिए कुछ चीजें हैं. रेज ऑलवेज कम्स, जो इनकमिंग रेज हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड ओनली. सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें किधर फेस करनी चाहिए? ऑफ मिरर इज फेस्ड टू लेफ्ट. जैसे मान लीजिए ऑल स्फेरिकल मिरर्स ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. मिरर तो कोई भी हो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा. जैसे ये देखो हमारे पास एक मिरर है, तो सरोज ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? कॉनकेव. इसमें 3 रेज आ रही हैं. चलो पहले तो हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ले लें और साथ में सी भी ले लें. तो इसको आप ऐसे मन में बनाना हो बना लो, नहीं तो आर्बिट्रेरी भी सी लिया जा सकता है. थोड़ा सा आइडिया लेके बना लो बस, और कोई बात नहीं. अब देखो मैंने इसका सी ले लिया और मिरर पे ही कहीं पी होगा,
तो C और P से, जैसा अभी पूजा ने बताया कि C और P से जाने वाली रे को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। अब देखो, ठीक है, नाउ इस पे 3 रे आ रही, एक ये रे आ गई, एक ये रे आ गई। यहाँ तक की बात है, 3 रे इस पे आ रही, सही है। अच्छा, ये तीनों रे पैरेलल है, ये सारी पैरेलल रे। अब आपको रिफ्लेक्ट कराना है, रिफ्लेक्ट कराने के लिए तो परपेंडिकुलर चाहिए। बताओ किसी स्फीयर में परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे? जैसे ये देखो, तुम्हारे पास एक साइकिल है, तो साइकिल में क्या तुमको लगता है जितनी भी इसकी रिब्स हैं वो सब इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है? सेंटर से मिला दो, वो सब तुम्हारी जितनी भी होती नहीं तीलियां या स्पाइक्स हैं, तो सारी स्पाइक्स कैसी होंगी? परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से अगर हम इस सेंटर से इसे मिलाएं, यहाँ मिलाएं या यहाँ मिलाएं, तो सभी तो परपेंडिकुलर होंगे। तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ना किसी पे, हम तो ये देखते ही हैं। और भी तुम्हें जितने भी बनाने हैं, जितने भी स्पाइक्स, सभी तो परपेंडिकुलर होते हैं। इसी को नॉर्मल कहते हैं, और ये लाइन खींची तो टेंजेंट हो जाता है, होता है कि नहीं हो जाता? तो हमारी इनकमिंग रेज है इंसिडेंट रे, हमें इसे रिफ्लेक्ट कराना है। तो रिफ्लेक्ट कराने के लिए सबसे पहले ज्योत्सना तुम्हें क्या कर देना चाहिए? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए, जो कि सेंटर से मिला तो हो गया परपेंडिकुलर, सही है। इधर देखो, यहाँ भी हमने ड्रॉप कर दिया। इतना कर। अब बताओ, ये जो आने वाली रे तुम्हें कहाँ लगता है कहाँ जाएगी? ये उधर जा सकती क्या? बोलो। ये बहुत अच्छा होता है। कह रहे हैं कि ये अपने आप में ही काफी, आप देखिए ट्रांजिशन स्टेट है। कह रहे हैं तुमने, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, कह रहे हैं कि जिधर से आई है नॉर्मल की दूसरी तरफ चली जाए। ये करीब करीब ऐसा है, जैसे देखो इंसिडेंट रे आई, इन्होंने कहा इंसिडेंट रे आई और इधर ही चली गई। ये कयामत वाली थिंकिंग है, बहुत बड़ी बात है। यानी उससे क्या लेना देना, हमारी जहाँ मर्जी हो कि हमारी रे है, हमारी किरण है, हमारी बात मानेगी, तुम्हारी क्यों मानी? किरण यानी रे, सही है। अब जरा देखो, ऐसा होगा नहीं। अगर ये आई एंगल बन रहा है नॉर्मल से, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है बोलो? परपेंडिकुलर। तो आई पे आ रहा है तो दूसरी तरफ आर बनाते हुए जाएगी, उधर ही थोड़ी ना चली जाएगी। नॉर्मल से जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही तो दूसरी तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कैसे बनेगा बताइए? इट विल मूव लाइक दिस। बोलो, बात समझ में आ गई? और ये बोल्ड रे है, ओके। अच्छा, ऐसा हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा था कि वेयर द रे एक्चुअली मीट्स करके दिखाया था ना, हमने डाला था पैरेलल, वास्तव में मिल भी रही थी ना, ऐसे में करा था कि नहीं करके उसमें दिखा। अच्छा, यहाँ पे भी देखो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो जो आई है दिव्या वही क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, पॉइंट वाइज ओवे कर रहा है। यहाँ भी 90 डिग्री डाल दिया, इसी सरफेस पे कैसा है? 90 डिग्री है। तो इस पर जो रे आ रही है वो कितना एंगल बना रही? बोलो नॉर्मल से। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल drawn at the point of incidence is called the angle of incidence। और आई को किसके इक्वल होना चाहिए? आर के। तो नॉर्मल के दूसरी तरफ ही तो आर होगा, उसको भी देखो। अच्छा, एक ये रे चली गई, तो ये बताइए, एक रे सीधी आ रही प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो क्या करेगी? क्या वो बाउंस बैक कर जाएगी? इट विल रिटेस, क्योंकि वो सीधी ही आ रही है, तो 90 डिग्री पे गिर रही है, यही तो 90 डिग्री भी है। तो ये तीनों रे बताओ, ये जाने वाली रे और ये जाने वाली और ये जाने वाली कहाँ मिल रही है? एक ही पॉइंट पर। तो दीज 3 रेज एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट। ये कहाँ मिल रही बताइए? ठीक है। अब जरा देखो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन,
when the rays parallel to principal axis, ये सब किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, they either actually meet at a point, ये क्या हो जाती हैं? एक्चुअली भी मीट कर सकती हैं या appear to diverge from point, वो भी हम दिखा रहे हैं। That point is called principal focus। जहाँ रेज मिल जाएं उसे क्या कहेंगे बताओ? या ऐसा भी देखो जहाँ बॉलीवुड या हॉलीवुड पिक्चरों की शूटिंग चल रही हो, कहेंगे लाइट कैमरा फोकस, तो सब हीरो हीरोइन की तरफ सारी लाइट फोकस हो जाए। फोकस का मतलब ही यही है कि जहाँ सारी लाइट मिल जाए उसी चीज को क्या कहेंगे? फोकस। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? या फोकल पॉइंट है, तो हम वहाँ सेंटर स्टेज में फोकल पॉइंट थे, जब हमारा नृत्य चल रहा था तो देखने लायक था और हम ही फोकस में थे। ये बात समझ में आई बात की नहीं? तो फिर से समझो, डेफिनेशन समझिए फिर बताइएगा। रेस, ठीक है, द रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट और appear to diverge from a point, ऐसा लगेगा जैसे एक जगह से निकल रही हो। That point is called principal focus। अब दूसरे को दिखाएं तब आपको पता चले। ये तो आपने कॉन्केव में बता दिया ये सेम इमेज क्या? जहाँ पे मीट कर रहे हैं तो वैसे इमेज में वो इमेज हो गई, इसकी रियल इमेज है। एक्चुअली मिल गया तो रियल इमेज है। इमेज और प्रिंसिपल फोकस एक ही है। अलग अलग चीजें हैं। अब वो कभी भी होता क्या है ना कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट साइज नहीं होता। तो हर पॉइंट की जहाँ जहाँ बन जाएगी उन सबको पेपर पे ले लो, उसकी इमेज है। अब ये तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो तो पॉइंट साइज इमेज हो जाएगी। प्रिंसिपल फोकस एक प्लेस है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जहाँ मिल रही है उस जगह को प्रिंसिपल फोकस है, वहाँ पे इमेज वही इमेज बनेगी। ठीक है, अभी ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत पहले आ गया है, इसके लिए हमें कुछ बहुत बताना पड़ेगा तब हम आपके क्वेश्चन करेंगे। वास्तव में आप इसे रिलेट मत करो, अभी थोड़ी देर बाद इसे रिलेट करेंगे। ठीक है, अभी आप समझो उस जगह को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ। उसे किससे डिनोट कर देंगे? अभी आज से इन लोगों का स्कूल खुल गया था ना, इसलिए तुम्हारी क्लास नहीं होगा। अभी एयरफोर्स खुल गए, ये दोनों स्कूल जा रहे हैं। अब देखो मान लीजिए ऐसा हो दिव्या, तो क्या करोगी? इसमें कैसे होगा अगर पैरेलल रेस इस पे गिरी? तो ये सी है एंड दैट इज पी। यहाँ से एक पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए और फिर सारी रेस कैसी आनी चाहिए? इसके पैरेलल आनी चाहिए। तो ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। अब देखो देखिए, so when rays falls parallel to principal axis, ये तीनों पैरेलल हो गई and these fall parallel to principal axis। अब देखिए, कभी भी नॉर्मल बनाना हो, जैसे साइकिल में मैंने बनाया परपेंडिकुलर, तो सी से ही मिलाना पड़ेगा। और जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे मतलब वो डॉटेड बनाओगे, बाकी कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी इसके स्पेशलिस्ट अंकुर हैं, उनसे पूछ लिया जाएगा कि कहाँ होगा। अंकुर बताइए, अब बताओ ये रे कहाँ जाए? इधर ले लें, इधर ले कहाँ? वंदना बताओ, ऊपर जाएगी। नॉर्मल से जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, नॉर्मल के दूसरी तरफ बन जाएगा। तो नॉर्मल के दूसरी तरफ अगर बनेगा तो कहाँ जाएगी रे बताओ? ऊपर चलिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, ये आई है तो आर कहाँ बनेगा? दूसरी तरफ बनेगा। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो तो खुद ही परपेंडिकुलर पर है, ये पॉइंट तो खुद ही 90 डिग्री है, तो इसमें आने वाली ही रे चली भी जाएगी। अब आपके पास एक रे ये आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो देखने वाले को लगेगा ये तीनों रे कहीं पीछे से आ रही है।
ये इधर से आ रही होगी, ये इधर से आ रही होगी, ये भी इधर से आ रही होगी। अब पीछे तो हम जब रिट्रेस करेंगे वहां लाइट तो कभी गई नहीं है, तो इसलिए वहां कैसा बनाया जाएगा? डॉटेड। इसको डॉटेड बना दें, पहले बना दें तो क्या है कि उसी हिसाब से इसे रे बेंड नहीं होती, इसको फिर से इसका पास बनाओ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रे बेंड हो गई। अब देखो आ गई, सही है? इतनी बात समझ में आ गई? एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ओके, Yes, sir. इस डेफिनेशन को लिखें। दैट इज प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? When incoming rays falls on mirror, parallel to principal axis, then after reflection these actually converge भी ना लिखना चाहो तो मीट एट ए पॉइंट। ऐसा कॉन्केव में होगा। ठीक है, नाउ ऐसा किसमें होगा बोलो? कॉन्केव मिरर में। और appear to diverge from a point, that point is called principal focus। उस पॉइंट को क्या कहेंगे? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। इसे किससे डिनोट किया जाएगा? जहां पर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिले या जहां से निकलती हुई प्रतीत हो, उसे हम एफ से डिनोट करेंगे। ओके, इसे प्रिंसिपल फोकस कर जाएंगे। अब जरा देखो, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ को फोकल लेंथ कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? Focal length. It is half. इसे स्मॉल एफ से डिनोट करो। इससे इसके बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? Focal length. फोकल लेंथ, जो कि आर की आधी हो। इसको हम रिड्यूस करेंगे, अभी इसका प्रूफ देंगे। ये देखो, ये डिस्टेंस कितनी है सी से पी के बीच, और इसे एफ कहना है। फिर से देखिए, मान लीजिए इस पर रे गिरेंगी, एक भी गिर सकती है, दो भी गिरेगी, तीन भी गिर सकती है, और भी गिर सकती है। ये सारी रे क्या होंगी? ये सी है और सी और पी के बीच की ठीक आधी डिस्टेंस ले लेना, उसी को एफ लिख देना, बस इतनी बात है। सी पी के जस्ट मिडिल में ले लेना और सारी रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से गुजार देना। देखो ऐसे ही गुजार दो। ये बात तुमको सर्व समझ में आई? और तुम देखोगी थोड़ी देर में कि अगर तुमने फॉर्मेलिटी के तौर पर
इसमें परपेंडिकुलर डाल भी दिया तो आई आके इक्वल ही होगा। डाल के देख लो, क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि आई आके इक्वल? तो सारी रेज जो आ रही उसे कहां से ले लो? फोकस से। सो ऑल रेज falling on mirror and parallel to principal axis after reflection pass through focus. The distance between principal focus and pole, जसमिता सेंटेंस पूरा करो। The distance between principal focus and pole is called फोकल। तो ये बात हो गई। इन सबको जाते हुए दिखाओ, और ये भी जाते हुए और ये आते हुए। ठीक है, फोकल लेंथ देखिए। मान लो ऐसा आपका डायग्राम हो तो क्या करोगे? इसमें भी 5 पैरेलल रेज हो और ये सी है। सी ऐसे भी बना दो कि जरूरी नहीं कि इसको कंप्लीट करो, वो तो मैंने अंदाजा दिखाने के लिए किया। और सी और पी के बीच की आधी डिस्टेंस को क्या कर दो? एफ। और ये सोचो कि सारी अपीयर टू डाइवर्ज सरोज, इट अपीयर टू डाइवर्ज कहां से? इतनी बात तुम्हें समझ में आई? ऐसा लगेगा जैसे फोकस से ही आ रही है। देखो सारी ऐसे करो। फिर उसको डॉटेड कर दो। ऐसा हम लोगों ने देखा भी था, जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे तो एक जगह से निकलती भी पता चल रहा पीछे निकलती। समझ में आ गई बात? अगर आप चाहो कि भाई हमें तो बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना ही है, तो अपनी संतुष्टि के लिए एक जगह सी से नॉर्मल डाल लो और आप देखोगे कि नॉर्मल डालने के बाद आई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई। सब में डाल सकते हो, ऐसा डाल लो, लेकिन सारे नॉर्मल कहाँ से डाले जाएंगे? हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा करना चाहो तो कर लो। है ऑप्शनल है। जब डायग्राम देखेंगे तो बनाना हो तो बना भी सकते हैं। सही है। चलो अब देखिए फोकल लेंथ क्या होती है। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस and pole is called focal length. It is denoted by F. It is half of, ये किसका half है? Of radius of curvature, यानी F की वैल्यू, इसको हम डिड्यूस कराएंगे। सिर्फ तुमसे इतना पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर में कहां लाई करता है? ना
इतना काम है। हाँ ये पूरा यूज किया था, ठीक है। ये अगले पेज पे करना है, पहले इसे कर लो, वो जमा कर देना, फिर दूसरा लेना। हो गया नहीं? कंप्लीट हो गया? इधर हो गया। So, this question second one. हाँ, कर लो। So radius definition cone और focus नहीं रेडियस जो उसका रेडियस है, तो वो लोग पोल से कहाँ तक के डिस्टेंस Center में, तक। सेंटर तक, तभी तो रेडियस होगा। उस मिरर का रेडियस तो सी से ही तो लोगे। एक बार जिन पर फोकस की लोकेशन देख लेना। हाँ, लिखो। बनाना कोई नहीं, ये तो अगला क्वेश्चन वो कर लिया। तो उसमें कहाँ दे कहाँ, और तो पूछा गया है सीधी याद है क्या चीज़, आपने लिखा दिया तो सही। अब वो लेते हुआ ऐसे से करके लिखो, ऐसे।
ये आर भी एक लेंथ ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पॉलिश करना जरूरी है, पॉलिश नहीं किया तो एक बार ये डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस से कर लेना। ऑल एफ फोकल लेंथ किसके इक्वल है? दैट इज आर बाई 2। चलो, सो दैट इज डिड्यूस द रिलेशन, prove that focal length is half of radius of curvature। ये proof करो। Prove that, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि for spherical mirror focal length is half of radius of curvature। अब देखिए, प्रूव करने के लिए आपको मैं कॉन्केव से करा देता हूं। टेक अ स्फेरिकल मिरर ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका बहुत लार्ज है, ये लार्ज फोकल लेंथ, आर लार्ज होगा तो अभी लार्ज। तो पहले क्या करो, एक कॉन्केव मिरर ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फिर उसमें क्या करिए, इसके ऊपर जो रे गिर रही है वो रे हम ले लेंगे ऐसे, मतलब पार एक्सियल ले लो, पास में ले लो। रे कैसी लेना है? दूर नहीं लेनी है, पास में, ऐसा। सो टेक कॉन्केव मिरर ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ऑल्सो टेक पार एक्सियल रेज। फिर क्या होगा बताओ? अभी देखो, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि F इज इक्वल्स टू R बाई 2। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, ये इनकमिंग रेज है, बताओ रिफ्लेक्ट कैसे कराओगे? रिफ्लेक्ट कराने के लिए सबसे पहले इस पर एक परपेंडिकुलर डालोगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जितने एंगल पर आई है उतने में चली जाएगी। ठीक है, दैट इज इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। जहां से पैरेलल रे जाती है, बाई डेफिनेशन जानती है, उसको फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। इतनी तो बात समझ में आ गई। और हम ये भी जानते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हो? फोकल लेंथ। और इसके बीच की डिस्टेंस को आर कहते हो। अच्छा, ये मुझे बताओ, दैट इज MP है, ठीक है, ये एंगल I है, ये एंगल R, करेक्ट? एंगल I हो गया और एंगल R हो गया। अब जरा देखिए कि नाउ ये एंगल बताओ सरोज, ये कौन सा एंगल है? ये मुझे नहीं समझ। ये आइए, क्यों है आई? दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहने का मतलब है, जरा देखिए कि एंगल MCF क्या बताइए? MCF, इंद्रजीत ये बात तुम्हें समझ में आई कि वहां से ये बना आई, तो ये जो एंगल है ये Z बना रहा है कि नहीं? दिस इज MCF, तो ये भी क्या हो गया बोलो? I हो गया। दैट इज इक्वल्स टू I, इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जबकि ये भी बताओ कि CMF क्या है?
CMF लिखना, R CMF है R, वो तो गिवन है। अच्छा आप मुझे बताइए एज I किसके इक्वल होता है? ये क्यों होता है वंदना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और इस वजह से क्या हो जाएगा? एंगल आई आर के I R के इक्वल है, इसका मतलब है कि MCF किसके इक्वल हो गया? CMF। और अगर MCF CMF के इक्वल हो गया तो दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स क्या होती हैं? इसका मतलब है कि फिर ये इसके इक्वल हो गया। MCF के सामने की साइड क्या होगी? जैसे MCF इसके सामने की साइड MF और R के सामने की साइड CF, दैट इज साइड्स अपोजिट टू। ये बात हो। अब जरा देखो, ना अब देखिए, अभी ले रहा, अगर सचिन मान लीजिए रेस जो है ये बहुत ज्यादा ऐसा हो और रेस मेरी बिल्कुल पैरेलल हो, बिल्कुल पास गिरे, वो तो मुझे डायग्राम में रिड्यूस करना था, थोड़ी दूर ले ली, लेकिन पार एक्सियल रेस हमेशा कैसी होती है बताओ? पास ही होती है। तो ये रे आ रही है, अभी ये कहीं यहाँ से ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल ऐसे हमने इसको रिफ्लेक्ट नहीं करा दी, जहाँ से रिफ्लेक्ट हुई वो है, ये आने वाली रे और ये कैसी है? जाने वाली रे। उससे पहले कैसे? चल ठीक है, ओके नाउ ये दोनों चीजें इक्वल हो गई हैं। ऐसी स्थिति में अगर मान लो ये बहुत दूर है तो हम अप्रोक्सीमेटली अदिति इसको इसके इक्वल मान सकते हैं। ये लेंथ मान लीजिए, ये लेंथ ये बहुत दूर हो, C बहुत दूर हो और दूर पर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ? कोई बहुत डिस्टेंस वाली चीज जो बहुत पास हो, तो ऐसे में जो उसका हाइपोटेनियस हो किसके इक्वल माना जा सकता है? बेस के। कोई इस पे गिर ही रहा हो, बिल्कुल पास हो तो इक्वल माना जा सकता है कि नहीं? ये इसके इक्वल। दूर होगा तब इक्वल नहीं होगा, ऐसे होगा तो क्या इक्वल होगा? लेकिन गिरने वाला ही हो, बिल्कुल हमने कैसा ले लिया? पार एक्सियल, पास ही से जा रहा है, और साथ में C बहुत दूर हो, C बहुत दूर ले लिया और रेस पास है तो फिर तो गिर ही जाए। मेरा कहने का मतलब है, ये मुझे बताओ तुम CP को क्या समझती हो? CF प्लस FP, CP को क्या समझती हो? CF प्लस FP। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई? अच्छा अब जरा देखिए, ओके नाउ CP इज इक्वल टू, और अभी आपने क्या प्रूव किया है कि जो MF है वो किसके इक्वल है? CF के इक्वल है। ठीक है, तो आप इसकी जगह CF की जगह MF लिख लो। ये कहाँ से लिखा? जो हमने प्रूव किया, प्रूव डेवल, CF की जगह आपने क्या लिख दिया? MF। लेकिन क्या MF आदित्य FP के इक्वल है? अभी आपको बताया, रेस बहुत दूर हो और साथ में बहुत पास हो, तो ऐसी स्थिति में जो हाइपोटेनियस हो बेस के इक्वल हो जाएगा। तो हम MF को किसके इक्वल कह सकते हैं बताओ? नाउ MF कैन बी नियरली इक्वल टू, कैसे लिखोगे? दैट इज MF इज नियरली इक्वल टू FP। ये चीज किसके इक्वल हो गई? इसी के इक्वल हो गई, बहुत पास हो तो। ऐसा क्यों? बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज एंड रेज आर पार एक्सियल। इसका जस्टिफिकेशन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लिख लें एज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज large and ray is
बहुत पास है और अच्छा, तो MF प्लस FP लिख दिया। अब हम MF को निष्ठा क्या लिखेंगे बोलो, इस MF को FP लिख देंगे। तो ये दोनों चीज क्या हो गई बोलो, FP प्लस FP यानी क्या हो गई 2FP। तो CP किसके इक्वल हो गया 2FP। CP को R कहते हो और FP को क्या कहते हो F। तो बोलो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी H2। इसको नोट कर लो। Now that is rules for image formation, two spherical mirrors. अगर हमें इमेज बनानी है तो कुछ नियम याद रखने पड़ेंगे, तभी हम इमेज बना पाएंगे। इसका इन्फ्लेशन कम हो गया, इसमें हवा भरा। चलो इसको नोट करो। ऐसा कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हैं बट किया नहीं जा रहा है, वो 11th में आपको बाद में बताया जाएगा, बट लेकिन जस्टिफाइड तो हो गया ना, जैसे इसमें वैसे उसमें कर सकते हैं। तो ये चीज दोनों मिरर के लिए ट्रू है, कॉन्वेक्स के लिए भी ट्रू है, कॉन्वेक्स के लिए ट्रू है। नोट कर लिया? हो गया तो हटाएं। ओके, नाउ देखो कुछ नियम है इमेज फॉर्मेशन के लिए। पहली चीज, रे which falls on mirror parallel to principal axis after reflection either pass through principal focus appear to diverge. appear to come from principal focus. डाइवर्ज भी लिख सकते हो, कम फ्रॉम भी हो सकता है, डाइवर्ज एक ही बात, ठीक है। देखो 4 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो बताओ Focus. वो जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, Focus. फोकस से, तो वो यहाँ से पास हो जाएगी। यहीं पे तो कहीं फोकस था,
क्योंकि यहाँ से तुम क्या बनाओगे, इस पे ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर भी जितना एंगल लिया उतना ही हो जाएगा। So the ray coming parallel to principal axis after reflection pass through, कहाँ से पास होगी, या तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, दूसरा क्या ये बता रहे हैं आदित्य, that ray जो यहाँ आ रही है ये C है तो डाइवर्ज होगी। आप चाहो तो एक इस पे ऐसे बना लो परपेंडिकुलर, लेकिन जब ये जाएगी तो ऐसा लगेगा ये अपीयर टू डाइवर्ज कहाँ से हो रही है, इसमें लिखा है कि अपीयर टू डाइवर्ज द रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है परावर्तन के उपरांत वो मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ये है इट एक्चुअली पास, या तो एक्चुअली पास हो जाएगी, अगर एक्चुअली किस में पास होगी, कॉनकेव में, और नहीं तो फैल तो रही है, दूर तो भागी रही है। अपीयर टू कम फ्रॉम भी बोल सकती हो या अपीयर टू डाइवर्ज, जो मन करे बोलते हैं। कम फ्रॉम, अगर आंखें देखेंगी तो उसे उन्हें लगेगा ये कहाँ से आ रही है, कम फ्रॉम। अपीयर टू डाइवर्ज क्योंकि अगर रेज आई, देखो ये रेज आ रही है इस पे, तो तुमको तुम्हारी रे ऐसे गई, जब रे वाइड अपार्ट होती है तो उनको क्या कहते हैं बोलो, तो डाइवर्ज तो हो रही है। प्रिंसिपल के पहले पास ही अब दूर भागती जा रही है, क्या दूर भागने को तुम डाइवर्ज नहीं बोलोगी, तो डाइवर्ज ही। और ये कन्वर्ज है, कन्वर्ज ना बोल के चूंकि सिंगल रे है तो इट आइदर पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, और चूंकि दूर भाग रही है तो अपीयर टू कम फ्रॉम भी अच्छा है और अपीयर टू डाइवर्ज भी सही है। पहला रूल समझ में आ गया, दूसरा समझो। ये बात मुझे बताओ, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से तुम क्या समझते हो? देखो मान लो तुम्हारे पास दो मिरर है और यहां से रे आई, यहां आई, यहां आई और यहां निकल गई, सही है। इफ रे सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन, रे सफर कर रही है और यहाँ पे तुमने एक छोटा सा स्लिट या छेद बना दिया तो इसी से जा रही है, और यहाँ एक टॉर्च रख दिया तो इस टॉर्च से लाइट आई और फिर इससे यहाँ चली गई। अच्छा ये बात मुझे बताओ, अगर तुम इस लाइट का पाथ ही उल्टा कर दो 180 डिग्री फेज रिवर्सल, इफ द पाथ ऑफ लाइट इज जस्ट रिवर्स्ड, यहाँ से टॉर्च डालो तो क्या जो यहाँ से लौटेगी लाइट वो यहीं से लौटेगी, बिल्कुल इसी पॉइंट से। यानी if direction of light is reversed then also the path of light remains unchanged। यानी जो पाथ है इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या मान लो यहाँ से अगर मैं लाइट डालूं तो क्या वो यहाँ नहीं आएगी, वही आई और आर तो बदल दिए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मेरा कहने का मतलब है अगर आई है और ये आर है और तुम अब इंसिडेंट रे ये है और ये रिफ्लेक्टेड की जगह इंसिडेंट कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारी ये जो रे है वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इफ पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, देन आल्सो पाथ ऑफ लाइट रिमेन रिटेन, वो अनचेंज रहेगी। इस चीज को क्या कहते हैं? फिर से समझो, मान लो यहाँ से यहाँ लाइट गई, कुछ पिक्चरों में नहीं देखा, फिर वहाँ टकराती, साइंटिस्ट करते हैं बहुत सारी लाइट टकरा रही, वहाँ से निकल गई, लेकिन जहाँ से निकल रही तुम अब वहाँ से लाइट डालो, जहाँ से निकल रही। इस कमरे में बहुत सारे ऐसे नहीं लाइट बने होते हैं, जब यहाँ लाइट टकराई ऐसे, क्रिस पिक्चर में दिखाया गया बहुत जगह से लाइट टकराती हुई आती जाती दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन जहाँ से निकली वहीं से डालो तो जो तुम्हारी टॉर्च है उसी पे पड़ेगी। ये बात समझ में आई बात की नहीं? तो इफ ये लॉ क्या कहता है बताओ, इफ लाइट सफर्स, लाइट या रे
suffers multiple reflection and path of the direction of light is reversed. Then also जो path of light है that's not. इसका मेरा कहने का मतलब क्या है? दूसरी चीजें देखो, मतलब मान लो फोकस की ओर जा रही है, तुम फोकस से लाने लग जाओ तो क्या होगा बताओ? उल्टा काम कर दो, बात समझाइए। जैसे यहाँ से यहाँ आई, लेकिन तुम यहाँ से लाइट डालो तब क्या होगा? पहले रुक जाएगी। यस, इफ इनकमिंग रे passes through focus, कैसे हो जाए बताओ? इफ इनकमिंग रे कहाँ से आए? Focus. फोकस से पास हो तो क्या होगा? देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आए तो ऐसे चलो, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि आई और आर तो नहीं बदलेगा ना, हाँ. इधर से भेजोगे तो उधर चलेगा। दूसरी चीज, अगर इनकमिंग रे अप्रोचेस टू फोकस, अभी किधर आ रही? आइदर पासेस थ्रू फोकस, और दूसरी चीज क्या है? अप्रोचेस टू फोकस, कम टुवर्ड्स फोकस, जा नहीं पाएगी क्योंकि मिरर के पीछे कैसे चली जाएगी? कम टुवर्ड्स फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स, क्या हो जाएगा? पैरेलल टू डिस्पर्शन। जरा देखो, मेरे पास ये बिल्कुल वही डायग्राम बना रहा हूँ, फर्क इतना है बस डायरेक्शन मैंने चेंज किया। ये देखो, ये है। तो क्या होगा बताओ? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू डिस्पर्शन। ताकि आपको चाहिए तो आप इसमें सी बना सकते हैं सीखने के लिए। सेकंड लॉ देखो, बुक में लिखा हुआ है ना, इसी हिसाब चल रहा है। अरे passing through principal focus or approaching to principal focus को F लिख सकते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, सरोज सेंटेंस पूरा करो। सही है, तो देख लो यहाँ भी पैरेलल हो गई, यहाँ भी पैरेलल हो गई। इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल। तीसरी चीज, थर्ड रूल, नाउ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जसपिता, अगर रे सी से पास हो, जैसे मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तब तुमसे पूछो, ऐसा कुछ हो, ये देखो ये सी है, अगर कोई लाइट ऐसे आएगी तो उसका क्या होगा? कुछ होगा? लक्षिता बताओ। रिट्रेस हो जाएगी, क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर भी है, सी से परपेंडिकुलर भी पड़ता है, सी पे ही आ रही है। सो इफ रे चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, ये देखो ये सी है, अगर कोई लाइट सी पर गिर रही है तो वही तो परपेंडिकुलर है, तो वो इट विल बाउंस बैक एंड रिट्रेस इट्स पाथ 90 डिग्री, जो उसी 0 डिग्री इंसिडेंस एंगल है, तो 0 डिग्री रिफ्लेक्शन भी होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो इट विल बाउंस बैक एंड रिट्रेस इट्स पाथ। सो इफ रे
passes through C incidentally, passes through C or approaches to C, then after reflection it retrace its path, जहां से आई है वहीं चली जाएगी। चौथी चीज आगे देखो, if ray falls, incident ray falls obliquely to principal axis, कुछ एंगल बना रहे प्रिंसिपल Sir, एक्सिस। हाँ बोलो, थर्ड समझो। ये मुझे बताओ कि अगर मिरर पर ये रे, ये हमने नॉर्मल डाल दिया, सही है, और इसी पे तुम बॉल मारो तो क्या होगा? बोलो, ऐसे बॉल मिरर हो, मिरर पे मत मारो, मैं जमीन पे ही कह रहा हूँ, क्योंकि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वही बॉल का भी है। बॉल जैसे क्रिकेटर्स खेलते हैं वो सब एक ही लॉ है। अगर मैं ऐसे बॉल मारूं तो क्या वही बाउंस बैक नहीं हो जाएगी? ऐसे ही लाइट यहाँ से आएगी तो इधर जाती है, लेकिन सीधी मारी जाए तो कहाँ जाएगी? ये बाउंस बैक होगी, ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि उसमें एंगल कितना है? फिर से देखो, 90 अगर रे इतने पे आएगी तो कितने पे जाएगी? 1 डिग्री पे, तो ऐसे चली जाएगी। और तुम 1 डिग्री भी खत्म कर दो, कह दो नहीं हम तो 0 रखते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? 90 डिग्री पे भाई 0 डिग्री कर दो सीधा ना, 1 डिग्री भी क्यों रखो, कह दो सीधा जाए, तो 0 डिग्री पे फिर वापस भी जाएगी। अच्छा ये मुझे बताओ, क्या सी ही इस पे परपेंडिकुलर है? अभी आपने देखा था ना, स्फीयर में अगर परपेंडिकुलर डालना हो तो कहाँ से डालते हो? जो तुम्हारी साइकिल के, और सी पे ही लाइट आ रही है, तो कोई चीज परपेंडिकुलर पर ही गिरे तो कहाँ जाएगी? उधर ही जाएगी, परपेंडिकुलर पे ही भेजो। यहाँ भी देखो परपेंडिकुलर है ये, सी से जब कोई चीज आपने मिला दिया स्फीयर को तो परपेंडिकुलर हो गया, उसी पे कोई चीज आए परपेंडिकुलर पे गिर रही, तो इसे चलिए समझ में आ गई बात। देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। चौथी चीज, इफ रे फॉल्स obliquely to principal axis, then it get reflected obliquely, making same angles on other side of principal axis. ऑब्लिकली तिरछी, सही है? तो इसका मतलब है वो दूसरी तरफ भी कैसी चली जाएगी? If ray falls obliquely to principal axis, तिरछी गिर रही है, then it get reflected, ठीक है, obliquely on other side of principal axis, making the same angle. ऐसा हो जाएगा? यहाँ भी देख लो, ऐसी देखो, क्या ये अच्छा बताएं, यही लिखो, वो कितना अच्छा इन्होंने बता दिया है। ये इंसिडेंट रे ऑब्लिक टू प्रिंसिपल एक्सिस एट बी, इफ इंसिडेंट रे फॉल ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब वो तिरछी गिर रही, ठीक है, जैसा बुक का वही लिखा है, ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस at P या pole, then it get reflected on other side of principal axis, making the same angle. पांचवा रूल क्या है? इफ रे कम्स फ्रॉम एनीवेयर टू मिरर, देन इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो नियम हमने बताए वो रिफ्लेक्शन के हिसाब से तो है। मान लो जैसे कोई कह दे कि हमारा मिरर ऐसे है और हम तो प्रिंसिपल एक्सिस को कुछ नहीं मानते, हमारी तो ये 2 रे रहेंगी, अब वो कोई भी 2 रे ऐसे ऐसे डाल दे,
तो ऐसे में हम ये ना सोचे अरे हमारा तो कोई रूल ही नहीं लग रहा, ना ये सी पे आ रही ना, कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर डालो सी से और रिफ्लेक्ट कराओ। रे कमिंग फ्रॉम एनीवेयर टू स्फेरिकल मिरर, इट ऑलवेज फॉलोज लॉ ऑफ, इतनी बात समझ में आ गई? ये जरूरी नहीं है कि सी और पी से ही हमेशा आएगी या एफ से ही आए, जरूरी है क्या? कहीं से भी आ सकती है। तो वो किसको फॉलो करेगी? लॉ। पांचवा रूल है, रे कमिंग टू spherical mirror from anywhere follow law of, अब देखिए ये डायग्राम रहेंगे लेकिन हम इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे वो मिटा दे रहे हैं, वो आपको खुद सोचनी है और साथ में इससे एसोसिएटेड रूल भी लिखने हैं। आने वाली रे आपके लिए रहेगी लेकिन जाने वाली रे तो नहीं रहेगी। So write rules for image formation and make associated diagram. तुरंत स्टार्ट कर देना। ऊपर कर देना।